होंडा सिविक का एक्सीडेंट। गाड़ी बीच में से आधी हो गई। ड्राइवर कहते हैं कि ब्रेक लगाई और गाड़ी का सिस्टम हैंग हो गया। और फिर एक वीडियो आई, उसमें उसी गाड़ी के स्ट्रक्चर को उन्होंने हाथ से मोड़ तोड़ के दिखाया कि ये कितना हल्का है। और इससे कुछ अर्सा पहले मुबशिर लुकमान साहब की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ स्पेशली बिग 3 की जो है वो टीन के डब्बे हैं और बिल्कुल अनसेफ गाड़ी है। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस एक्सीडेंट में हुआ क्या। हमने देखा कि फ्रंट पैसेंजर साइड इम्पैक्ट हुआ, फिर गाड़ी दरमियान में से अलग हुई नज़र आई, और बैक साइड पे अगर आप देखें तो जो ड्राइवर साइड है या राइट साइड जो गाड़ी की है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और उस साइड पे कोई अब प्रोटेक्शन भी नहीं रहेगी भी। एक नज़र में देखें तो लगता है कि बॉडी शायद वाकई बहुत वीक है, इसीलिए इस तरह टूट फूट के। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है ताकि और किसी के साथ ना हो। पहले हमें गाड़ी की कंस्ट्रक्शन समझने की ज़रूरत है। मॉडर्न गाड़ियाँ ज़्यादातर यूनी बॉडी या यूनिटरी बॉडी फ्रेम्स में होती हैं। मसलन पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी सेडान्स, हैचबैक्स और ये CUV गाड़ियाँ हैं, जो मॉडर्न छोटी SUVs हैं, ये सारी इस फ्रेम के साथ है। की फ्रेमिंग में बहुत सारे पैनल्स और स्ट्रक्चर को इकट्ठा जोड़ के एक यूनी बॉडी बनाया जाता है। इतने ज़्यादा पार्ट्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हर पार्ट की अपनी स्ट्रेंथ रखी जाती है कि वो कुछ पार्ट जो होते हैं उन्होंने गाड़ी को स्टिफ रखना होता है, और कुछ पार्ट्स का मकसद ये होता है कि वो गाड़ी को स्टिफ भी रखें और इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो खुद टूट जाए लेकिन जो अंदर उसका इम्पैक्ट कम आए गाड़ी के। इस तरह की फ्रेमिंग में जो बाहर वाले गाड़ी का पोर्शन जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, जो स्किन गाड़ी की नज़र आ रही होती है, वो ज़्यादातर लोड बेयरिंग या स्ट्रेस बेयरिंग नहीं होती और उसका काम सिर्फ उसकी शक्ल बनाना होता है गाड़ी की। कई लोग जो इन गाड़ियों को मोनोकॉक भी कहते हैं, जो कि इन गाड़ियों के लिए गलत टर्म है। इनमें से कोई भी गाड़ी एक ट्रू मोनोकॉक गाड़ी नहीं है। मोनोकॉक फ्रेम जो है वो अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने बाहर वाले स्ट्रक्चर से लेता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स कार्स वगैरह में होता है। और मोनोकॉक की एक अच्छी एग्जांपल एक अंडा है कि जिस तरह अंडा जो है वो अपनी सारी स्ट्रेंथ जो उसकी शेप मेंटेन करता है वो अपने बाहर वाले शेल से करता है और सारी स्ट्रेंथ उसकी उसी में होती है। ऑलमोस्ट सारी कंज्यूमर ग्रेड सेडान्स और ये छोटी CUVs और हैचबैक्स जो है वो यूनी बॉडी के साथ होती है। अब यूनी बॉडी चाहे वो जापान में बनी हो या चाहे वो अमेरिका में बनी हो या चाहे वो पाकिस्तान में बनी हो, उसका मेन स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। ये हमारे सामने 10th जनरेशन होंडा सिविक का फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मुख्तलिफ कलर कोडिंग्स हुई हुई हैं जो कि हमें बताता है कि कौन सा पार्ट जो है उसकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अगर हम देखें तो हमें इससे क्लियर पता चलता है कि जो सेंटर में कैबिन जो है ऑक्यूपेंट कैबिन, उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो कि लाल से हमें नज़र आ रहा है 1500 मेगापास्कल। और उसके साथ अगर आप देखें तो सामने वाले जो इसके पोर्शंस हैं उनकी स्ट्रेंथ लाल वाले पोर्शन से कम है और उनका काम भी ये है कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट वो कोलैप्स कर जाए। जितना इम्पैक्ट है वो उसकी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करे ताकि अंदर की तरफ एनर्जी कम जाए। इसी तरह जो सब्ज़ वाला है उसका काम ये है कि वो इस तरह टूटे कि इंजन जो है वो कैबिन से नीचे चला जाए और कैबिन की अंदर तरफ ना पुश हो। अगर इसको देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी वेल डिज़ाइंड फ्रेम। ज़्यादा जो फोर्स है वो बाहर की ही एब्जॉर्ब कर ली जाए और कैबिन की तरफ ना आने दी जाए। अब पाकिस्तान में ये हम लोग सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में जो गाड़ी है उसका मेटल शायद बाहर की गाड़ी से पतला है या उसकी स्ट्रेंथ कम है बाहर की गाड़ी से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इनका स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर मोल्ड्स बने होते हैं जो कि पाकिस्तानी ख़ुद नहीं बनाते, वो बाहर से ही वो इनको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। उसके अंदर वो मेटल डाल के उसको कोल्ड स्टैम्प या हॉट स्टैम्प करते हैं और उससे बॉडी पैनल्स बनते हैं और फिर ये मुख्तलिफ पैनल्स जो हैं इनको जोड़ के तो ये फ्रेम बना लिया जाता है। तो ये तो हो सकता है कि सस्पेंशन पार्ट्स जो है उनकी अंदर कोई फ़र्क आ जाए। वैसे जैसे जो बाहर होंडा सिविक की सस्पेंशन है उसमें बुशिंग्स जो है वो हाइड्रोलिक बुशिंग्स हैं और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हाइड्रोलिक बुशिंग्स हैं। या अगर आप टेम्पल की इस वीडियो को देखें तो ये जो लाल वाले पोर्शंस भी हैं जो हाई स्ट्रेंथ है उसके अंदर भी ये पीले वाले बॉक्स के अंदर जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इन्होंने इसको ट्रीट करके कमज़ोर किया हुआ है
ताकि लाल वाला स्ट्रक्चर भी अगर जब टूटे, जब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, तो ये इस पिंक वाले के ये पिंक वाला कोलैप्स करे और एक तरीके से गाड़ी का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो, ताकि अंदर वाले लोगों को डैमेज कम से कम हो। ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो पोर्शन वीक किया हुआ है, हो सकता है कि पाकिस्तान वाली सिविक में ये ना किया जा सकता हो, क्योंकि ये एक बड़ी नई उनकी टेक्नोलॉजी थी और ये जब स्टैम्प हो जाता है मेटल, उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई पोर्शन उन्होंने कम वीक ना किया हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मेटल की थिकनेस में या मेटल की कॉम्पोजिशन में फ़र्क हो, क्योंकि अगर ये फ़र्क होगा तो गाड़ी की जो ओवरऑल स्टिफनेस है वो भी मुतासिर हो जाएगी, गाड़ी की ड्राइव फ़र्क हो जाएगी। मैंने ख़ुद पाकिस्तानी सिविक एक्स भी चलाई है और जो मेड इन यूएसए सिविक एक्स है वो भी चलाई है। इनकी ड्राइव में उस तरह स्टिफनेस में कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा फ़र्क इनके दरमियान में वही है कि पाकिस्तान की जो है वो इन्होंने उसको हीलें पहनाई हुई हैं और 171 मिलीमीटर उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो अमेरिका वाली है उसकी 135 के करीब ग्राउंड क्लियरेंस है। बस ये वाला फ़र्क है, लेकिन अदर देन दैट दे आर वेरी सिमिलर कार्स। अब अगर हम ये गाड़ी देखें जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चलती है कि गाड़ी सामने से इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसका बल्क हेड भी अभी तक सही है और इवन जो सामने वाला ब्रेस है, रेडिएटर ब्रेस, वो भी ऑलमोस्ट अपनी शेप में ही है। जो इसका ऑक्यूपेंट साइड का व्हील है वो ठीक ठाक मुड़ा हुआ है और वो टूटा हुआ है। इसके साथ हमें नज़र आ रहा है कि गाड़ी जो है वो दरमियान में से अलग हो गई है और जो इसका पैनल है वो ड्राइवर साइड की बैक साइड से उतरा हुआ है और जो पैसेंजर साइड की पीछे वाली जो जगह है उस पर भी इम्पैक्ट है, लेकिन जब गाड़ी अलग हुई है या जो उसको इम्पैक्ट आया है बैक साइड पे ज़्यादा, वो ड्राइवर साइड की बैक साइड से स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट है और वो छत जो है वो रोल होके वो साइड पे जो गाड़ी की लेफ़्ट साइड है उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो जो राइट साइड है उस पर वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हम इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ। अब ज़ाहिरी बात है कि हम में से किसी ने ये नहीं देखा कि कैसे हुआ है, हम इसको रिक्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत हो, ये हो सकता है कि ये काफ़ी हद तक सही हो या कहीं इन बिटवीन हो। तो मेरा ये ख्याल है कि गाड़ी प्रॉबेबली ये जिस स्पीड पे भी थी, हो सकता है कि 120 या 25 की स्पीड पे हो, सीधे जाते हुए गाड़ी पे किसी टाइम पे एकदम आई थिंक कि उन्होंने गाड़ी राइट साइड पे मुड़ी है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है कि आगे एकदम कोई चीज़ आ गई, एकदम अगर आगे कोई चीज़ आपको आ जाए, आपको नज़र आए, तो उसके बाद जो डिसीजन होता है वो स्प्लिट सेकंड होते हैं। इवन रेस कार ड्राइवर्स जो होते हैं उनके लिए भी उस टाइम पे एक परफेक्ट डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो नॉर्मल आदमी के लिए उसने जिस तरह भी किया है, वी कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन। मेरा ये ख्याल है कि जिस टाइम गाड़ी को मोड़ा है उसके बाद बहुत एक्सेसिव ब्रेक उसको अप्लाई की गई है। जब मुड़ती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाई जाती है तो गाड़ी की स्टीयरिंग जो है वो लूज़ हो जाती है, उसकी ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और गाड़ी की फिर स्टीयरिंग पे हमारा काबू नहीं रहता और इसको फिर कहते हैं कि जी गाड़ी बेकाबू हो गई। और गाड़ी में जितने भी सेफ्टी सिस्टम्स हों उनमें से कोई सेफ्टी सिस्टम भी फिज़िक्स के लॉज जो है उनको डिफाइन नहीं कर सकता। अब जब इस सिचुएशन में गाड़ी सीधी मोशन की तरफ है, एकदम वो राइट साइड पे हुई है और उसको ब्रेक अप्लाई हो गई है, गाड़ी का जो इनर्शिया है उसने किसी ना किसी तरफ जाना है और उसने जाना सीधी वाली तरफ ही है, क्योंकि गाड़ी और मुड़ते हुए भी आपने उसको ब्रेक लगा दी हुई है। इस बेस के ऊपर और हम इसका जो फ्रंट पैसेंजर साइड का व्हील है वो देखें, वो सीवी एक्सल वगैरह उसका टूटा हुआ है और उस पर ठीक ठाक डैमेज है उस व्हील पे। तो वहाँ से और उधर ही इसका पहला इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ से गाड़ी रोल हुई है और फिर ये सेकंड इम्पैक्ट इसका प्रॉबेबली जो है ड्राइवर की बैक साइड वाला व्हील वाला एरिया उस जगह पे हुआ है, फिर गाड़ी एक दो दफ़ा रोल हुई है शायद, और फिर ये जाके किसी चीज़ को, किसी स्टेशनरी दरख्त को या किसी मीनार वगैरह को जाके टकराई है और वो भी नीचे वाली साइड से। क्योंकि अगर हम देखें तो जो इस गाड़ी का फ्लोर है पिछली सीट्स के पास से फ्लोर बिल्कुल अपने जो जहाँ पे उसके वेल्डिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक बिल्कुल क्लीन कट हो गया है और ये कट इसका शुरू हुआ है अगेन वही जो ड्राइवर की के पीछे वाली जो सीट है एरिया उधर से शुरू हुआ है और उधर से उसने छत उतरी है, उसका जो पिछला फ्रेम है वो उतरा है और वो दूसरी तरफ फोल्ड हो गया है। अब ये मेरा ख्याल है कि जो इस गाड़ी के साथ हुआ है,
फिर भी अगर हम इसके ऊपर ये सोचें कि क्या इतनी स्पीड के ऊपर भी इम्पैक्ट पे गाड़ी दो हिस्से हो सकती है, तो वेल यस, बिल्कुल कोई भी गाड़ी हो वो इतनी स्पीड पे हो सकती है दो हिस्से। जिस टाइम पे गाड़ी मोड़ी गई है और उसके बाद ब्रेक अप्लाई करी और अगर वो उसी स्पीड पे रोल ओवर हो गई है, तो जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो 120 या 125 की स्पीड पे रोल होना इज़ अ लॉट। कई दफ़ा हेड ऑन कोलिजन भी किसी का हुआ हो और 120 की स्पीड पे वो जा रहे हो, तो ब्रेक सप्लाई जब करते हैं गाड़ी अपना कुछ ना कुछ स्पीड जो है और मोमेंटम जो है वो लूज़ कर चुकी होती है। लेकिन जो ये रोल ओवर्स होते हैं उसमें मसला ये होता है, साइड वे रोल ओवर्स में इस तरह कि वो उसी स्पीड पे रोल ओवर होना शुरू हो जाता है, और जिस टाइम पे वो किसी स्टेशनरी चीज़ को जाके एकदम इम्पैक्ट होता है, तो वो पूरी की पूरी फोर्स जो है वो गाड़ी के जो वीक स्पॉट्स होते हैं उन पे आती है और गाड़ी इस तरह दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इवन अगर आप यूएस की कई एग्जांपल्स उठा लें, ये आपके सामने चल रही हैं जिसमें गाड़ी दो हिस्से हो गई है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्टैट्स हम शेयर करते हैं कि अगर एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और जो उसका ड्राइवर है उसका वज़न 80 किलो है और गाड़ी का उस स्पीड के ऊपर इम्पैक्ट होता है, स्पीड कम नहीं होती, तो जो फोर्स एक्सर्ट हो सकती है उस बंदे के ऊपर वो तकरीबन 22,000 पाउंड फुट का है, और ये स्टॉपिंग टाइम तकरीबन 18 मिली सेकेंड होगा। और आप इसकी डीसेलरेशन यानी कि गाड़ी की स्पीड कम होने की रफ्तार 125 जी है। जो जेट फाइटर पायलट्स होते हैं वो 10 जी तक मुश्किल से जाते हैं। तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर जो कि गाड़ी के स्ट्रक्चर ने लेना है, और जब एकदम वो स्टेशनरी होगा तो देयर आर चांसेस कि गाड़ी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, चाहे वो किसी भी मुल्क की बनी हुई हो। अब इसमें एक चीज़ और भी सुनने में आई, और वो ये थी कि क्रूज़ लगाया हुआ था और जब ब्रेक लगाई तो गाड़ी का सिस्टम हैंग हो गया और गाड़ी नहीं रुकी। जो गाड़ी का ब्रेक स्विच होता है ये इस दो पोजीशंस पे स्टे करता है। एक पोजीशन इसकी वो होती है जब हमने ब्रेक को नहीं दबाया होता और उस टाइम इसका सर्किट एक बना होता है जिससे गाड़ी को पता होता है कि इस टाइम ब्रेक पेडल नहीं दबाया हुआ, और एक पोजीशन इसकी होती है जिस टाइम हम इसको दबाते हैं तो फिर इसके दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ अटैच हो जाता है, जिसके बाद गाड़ी को पता चल जाता है कि अब ब्रेक लाइट भी ऑन करनी है और गाड़ी जो है अब वो ब्रेक दबाई जा रही है और वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है। अगर ब्रेक के इस स्विच में कोई मसला हो तो गाड़ी का क्रूज़ नहीं लगता। कई गाड़ियों में ब्रेक पैडल में ये सिर्फ एक ब्रेक स्विच होता है जिससे लाइट भी ऑन होती है और जिससे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी कैंसिल हो जाता है। कई गाड़ियों में ये दो स्विच होते हैं जिसमें से एक डेडिकेटेड होता है क्रूज़ कंट्रोल के लिए और एक डेडिकेटेड होता है ब्रेक के लिए। इन दोनों में से एक भी अगर ऑफ हो जाए तो उसका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो उसी वक्त बंद कर दिया जाता है। और नॉर्मली इन गाड़ियों में सारी जो ब्रेकिंग है वो मैकेनिकल ब्रेकिंग है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग किसी में भी नहीं है। ब्रेक डायरेक्ट ब्रेक पेडल के साथ है। अगर आप गाड़ी ऑफ भी हो जाए तब भी गाड़ी की ब्रेक लगाई जा सकती है। वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि चूँकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने गाड़ी पहले टर्न की और उसके बाद ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से गाड़ी की स्टीयरिंग जो थी वो सारी ख़त्म हो गई और उसकी ट्रैक्शन ख़त्म हो गई। इस वजह से प्रॉब्ली उनको ये फ़ील हुआ कि गाड़ी का सिस्टम हैंग हो गया है। नहीं तो ब्रेक हैंग होने का, जो मैकेनिकल ब्रेक्स हैं उनके हैंग होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, अदर दैन कि अगर ऑलरेडी पहले से ही आपको पता हो कि ब्रेक सिस्टम जो है वो ख़राब है। और अगर ब्रेक सिस्टम में कहीं पे भी कोई मसला होता है नॉर्मली तो क्रूज़ कंट्रोल एंगेज नहीं होता। हमारे नोट करने के लिए इसमें अहम चीज़ ये है कि हाई स्पीड ड्राइविंग में एकदम अगर कोई चीज़ हमने चेंज करनी है तो यू हैव टू ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक्स पहले अप्लाई करनी चाहिए। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी के व्हील्स ट्रैक्शन रखते हैं और वो लॉक नहीं होते, और गाड़ी अगर आप ब्रेक्स अप्लाई कर दिए उसके बाद कुछ ना कुछ हद तक स्टेयर जो है वो गाड़ी को आराम से किया जा सकता है। लेकिन अगर गाड़ी पहले मोड़ दी जाए और बाद में ब्रेक लगाई जाए तो इससे ट्रैक्शन भी लूज़ हो जाती है और गाड़ी का रोल होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक चीज़ इसमें हमने ये देखना है कि इसमें कंपनी की फ़ॉल्ट क्या है। कंपनी की इसमें दो फॉल्ट्स हैं।
नंबर 1, पाकिस्तान में जो ग्राउंड क्लियरेंस दी जा रही है होंडा सिविक को वो 171 मिलीमीटर है। एक गाड़ी जो कि डिज़ाइन ही एंथुजियास्ट कार पे के तौर पे हुई है, उसकी इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के बाद इस गाड़ी की स्टेबिलिटी वो नहीं रह जाएगी जिस गाड़ी पर्पस के लिए ये गाड़ी बनी थी। इंटरनेशनली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 125 से 135 के दरमियान में आती है अकॉर्डिंग टू रीजन्स। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ पे आप शहर से बाहर निकलें तो सड़कें बहुत अजीबोगरीब हैं, वहाँ पे भी इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 मिलीमीटर है। पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदते वक्त जो पहले 2 सवाल होते हैं, उसमें पहला सवाल होता है गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी और दूसरा सवाल होता है गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये तो आई नो कि होंडा के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्डाइज्ड कर दें, लेकिन आई वुड सजेस्ट, अगर होंडा मेरी ये वीडियो देख रहा है उनके कुछ जानने वाले, कि होंडा शुड इंट्रोड्यूस अ पैकेज जिसको बेशक वो स्पोर्ट्स पैकेज कह दें, जो कि इसकी नॉर्मल सस्पेंशन के साथ हो, जिसमें जो नॉर्मल इसके स्प्रिंग्स हैं वो लगे हो। अभी इस वक्त बड़े स्प्रिंग्स के साथ इन्होंने गाड़ी प्रॉब्ली उठाई हुई है, जिसकी वजह से उसकी वो सस्पेंशन में प्ले भी बहुत ज़्यादा होगा और उसी की वजह से ये बिल्कुल उसी तरह इस वक्त हाई स्पीड मैनूवरिंग में रिएक्ट करेगी जिस तरह ये CUVs या ये जो नई नई SUVs आई हैं वो रिएक्ट करेंगी। और दूसरा कसूर इसमें कंपनी का है, ये हर वीटेक गाड़ी के साथ ये जो है ये फैक्ट्री फिटेड स्टैंडर्ड ऑप्शन होती है। वीटेक को 4000 RPM तक लगता है कि गाड़ी बिल्कुल फारिग है और उसमें कोई पिक नहीं, और 4000 RPM के बाद आपको वीटेक का मज़ा आना शुरू होता है। इस वजह से जैसे ही 4000 RPM टच करती हैं, ये जो है ये इंसान के दिमाग पे चढ़ जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। ये स्पोर्ट्स कार नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की भी, मैंने ये सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, कोई लोग इस गाड़ी को इस तरह भगा रहे हैं नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर 180 की स्पीड पे। एक वीडियो में आई सॉ कि ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा ही नहीं हुआ और उन्होंने क्रूज़ पे लगा के तो वो उसको घुमा रहे हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कोई गाड़ी चाहे जितनी भी सेफ़ हो, वो फिज़िक्स के लॉज को डिफाई नहीं कर सकती। Honda Civic, I believe, is the safest car and the most stable car in Pakistan. और अगर ये 2 मसाइल इसमें से निकाल दिए जाएं, जिसमें एक ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और दूसरा लोगों का ये कीड़ा कि इसको आपने चलाना ही एज अ सर्किट कार है, तो इट वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अब एक और वीडियो जिसका मैंने हवाला शुरू में दिया मुबशर लुकमान साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ इतनी नाकिस हैं कि अगर उनको साइड से टक्कर लगे तो सामने वाले एयर बैग्स नहीं खुलते। तो दिस इन फैक्ट इज़ हाउ एयर बैग्स आर डिज़ाइंड। साइड इम्पैक्ट पे फ्रंट एयर बैग्स नहीं खुलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गाड़ी जिसमें साइड एयर बैग्स भी हैं उस पर इम्पैक्ट आए साइड से, तो उसके साइड वाले एयर बैग खुल जाएंगे लेकिन सामने वाले एयर बैग नहीं खुलेंगे। उसी हादसे के दौरान ये चांसेस हैं कि वो गाड़ी आगे जाके फ्रंट से भी टकरा सकती है। जब वो फ्रंट से टकराएगी तब उसके फ्रंट एयर बैग्स खुलेंगे। ये आपके सामने इस वक्त जो वीडियो चल रही है, ये यूरो NCAP में एक 5 स्टार गाड़ी की टेस्टिंग के दौरान है। इसमें साइड से उस गाड़ी को हिट किया गया है और अगर आप देखें तो सिर्फ साइड वाले एयर बैग्स खुले हैं, फ्रंट वाले एयर बैग्स नहीं खुले। और उसकी रीज़न एग्जैक्टली यही है। और ये प्रोसीजर सेम होगा चाहे वो गाड़ी पाकिस्तान में बनी हो, चाहे वो इंडिया में बनी हो, चाहे वो अमेरिका में, यूरोप में या चाइना में बनी हुई हो।